नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा नवमी, कक्षा 9th के अनिवार्य हिंदी। कक्षा 9th के सब्जेक्ट कौन सा है अपना? हिंदी के काव्य खंड का अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2021 परीक्षा के सिलेबस के अनुसार काव्य खंड का ये अंतिम अध्याय है। वैसे तो अध्याय संख्या 17 है और जिस प्रकार अध्याय सिलेबस की कटौती की गई है उसमें ये हमारा अंतिम चैप्टर है पुस्तक क्षितिज का। ठीक है, इसके पहले सारे काव्य मैं बता रही हूँ। इससे पहले कल से हम गद्य भाग को भी शुरू कर देंगे। तो आइए पढ़ते हैं अध्याय संख्या 17। बच्चे काम पर जा रहे हैं। आप इतने सौभाग्यशाली हो कि आप पढ़ रहे हो। उन बच्चों की स्थिति को भी याद कीजिए जो पढ़ने लिखने की उम्र में भी कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। तो ये क्या है? आपके हम उम्र बच्चों की किस प्रकार वो किससे दूर है? अपने मूल अधिकारों से वंचित हैं। तो ये कविता उन्हीं के ऊपर केंद्रित की गई है। तो इसके रचयिता हैं राजेश जोशी जी, जो कवि भी हैं और लेखक भी हैं। तो हम पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कौन है। तो राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता यानी समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया था और कुछ सालों तक इन्होंने अध्यापन भी किया। इन्होंने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए हैं और कुछ तो इन्होंने लघु फिल्मों के लिए पटकथा यानी छोटी फिल्मों के लिए जो चित्र कथा लिखी जाती है, पटकथा यानी जो पर्दे पर दिखाई जाए, वो कथा का लेखन का कार्य भी इन्होंने किया था। भर्तृहरि राजा की कविताओं की अनुरचना, भूमिका कल्पतरु यह भी, और माई कोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया। और कई इन्होंने भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं का अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं कि एक दिन बोलेंगे पेड़ कि हमें मत काटो, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्यम में यानी जब हम बोलते हैं और जो आवाज़ हमें वापस सुनाई देती है वो नेपथ्य में ध्वनि कहा जाता है, उसको नेपथ्य कहा जाता है। मैं हंसी, दो पंक्तियों के बीच, ये इनकी काव्य है। और माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार मिल चुका है इनको। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इनकी जो कविताएं हैं उसमें क्या है? गहरे सामाजिक अर्थ को लिए हुए हैं। जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारने वाली हैं। इनकी बोली कविताओं में स्थानीय बोली वाणी देखने को मिलेगी। मिजाज और मौसम सब कुछ आपको व्याप्त देखने को मिलेगा। और काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है। मनुष्य को बचाए रखने के लिए एक निरंतर संघर्ष भी इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है ना, उतना ही वो यानी हर चीज के दो पहलू होते हैं। जितना दुनिया नष्ट होने का खतरा दिखाई दे रहा है तो उतना इनको जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए ये बेचैन भी दिखाई देते हैं। जैसे मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करना, ये क्या है? मनुष्य के जीते रहने की जिजीविषा को, जीवित रहने की जिजीविषा, उसको वो इच्छा बनी रहनी चाहिए। कोई भी मरना नहीं चाहता है। ठीक है, यानी अगर पृथ्वी पे खत्म हो गया तो हम अपना जीवन मंगल ग्रह पे बसा लें, तो इसी को जिजीविषा कहा जाता है। और ठीक है,
अब आइए जो प्रस्तुत आपके कविता दी गई है वो क्या है, बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा को व्यक्त करती है। कवि ने उस सामाजिक और आर्थिक विडंबना समस्या की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल से भी वंचित है, शिक्षा और जीवन की उमंगों से तो कोसों दूर हैं। आप तो बहुत खुश नसीब हैं, कहीं कहीं आप करते हो ना, मेरे ऐसे क्या, मुझे वो, थोड़ी सी भी आप कोई वस्तु नहीं दिलाई जाती है तो आप उसके लिए पता ही नहीं क्या कैसे मुंह बना लेते हो, गुस्सा हो जाते हो। तो जब आपको इतना, आपकी इतनी किस्मत अच्छी है कि आप खेल भी रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो और आप जीवन को उत्साह के साथ जी भी रहे हो, ठीक है। यानी जो बच्चे हो, जिस उम्र में जो करना चाहिए वो आप कर भी रहे हो। तो आइए देखते हैं कि आप ही के हम उम्र के बच्चे की स्थिति कैसी है जो कवि ने यहाँ व्यक्त की है। क्या हो रहा है, कवि ने क्या देखा, ठीक है, कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कि काम पर जा रहे हैं। कोहरा यानी आप तो सर्दी में जिस समय रजाई में दुबके रहते हैं उस समय वो बच्चे कोहरे से ढकी हुई सड़क, चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई देता, धुंध छाती है तब, ठीक है, यानी धुआं धुआं सा बादलों का ऐसे वो छाया हुआ रहता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी वो सड़क भी कोहरे से ढकी हुई है और इतनी ऐसी भयंकर कड़कड़ाती सुबह में भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी उन्हें काम करना पड़ रहा है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। सबसे भयानक पंक्ति कवि ने किसको माना है, यानी सबसे भयानक परिस्थिति यदि हमारे कोई समाज की कोई है तो वो यही है कि लोग इस समस्या को क्या ले रहे हैं, एक घटना की तरह ही ले रहे हैं या उसका वर्णन कर रहे हैं। इसका समाधान कोई नहीं कर रहा है। समाधान करना चाहिए, वही कवि कह रहा मैं खुद भी व्यक्ति कर रहा हूं, मैं भी इनके लिए प्रयास नहीं कर रहा हूं। तो भयानक है कि इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और ये भयानक पंक्ति तो है लेकिन इसको विवरण करना यानी इसको कविता के रूप में वर्णित कर देना, या वो लेख लिखते हैं बच्चों की, ये बच्चों से काम लिया जाना बाल अपराध माना जाएगा, ये तो एक विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह, इसको तो विवरण की तरह लिखा जाना ही सबसे खतरनाक है, भयानक है। क्यों? क्योंकि इसे तो एक सवाल की तरह लिखना चाहिए जिसका समाधान किया जाए। कि बाल मजदूरी की समस्या सुनकर हम कहीं पे हम सुनते तो है लेकिन हमें आश्चर्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसको लेखक यानी लिखने वाले विवरण की तरह प्रस्तुत ही करते हैं, उसको सवाल की तरह प्रस्तुत नहीं करते। तो कवि कह रहा है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, अब ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि ने यहाँ पे कहा है कि इसको तो हमें सवाल की तरह लिखना चाहिए कि ऐसी क्या परिस्थिति है, ऐसा क्या है। कहाँ तो वो सौंदर्य, शहरों के सौंदर्य पर, ये बड़ी बड़े स्टेचू स्मारकों पर, इसके पर राजस्व आय के लिए इन पे पैसे खर्च किए जाते हैं, गरीबी को मिटाने के लिए पैसे क्यों नहीं खर्च किए जा रहे। अगर यही पैसे सच में गरीबों पर खर्च कर दिए जाए ना तो शायद कोई गरीब रहेगा ही नहीं, या किसी बच्चे को अपना बचपन खोना पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, यानी कवि कह रहा है कि यहाँ पे हमें जो बाल शोषण हो रहा है हमें तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, ये काम पे क्यों जा रहे हैं। क्या जिन गेंदों से ये खेलते थे क्या ये इन्होंने इतनी दूर फेंकी है कि वो अंतरिक्ष में जा गिरी है। व्यंजना शब्द शक्ति है, देखो व्यंजनात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है, व्यंग्य किया है कवि ने इनके ऊपर। ठीक है, तो कवि कह रहा है क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या इनकी खेलने वाली सारी गेंदें अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, या इनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमक यानी एक प्रकार का कीट होता है जो लकड़ी को धीरे धीरे भीतर से पूरा उसको खोखला कर देता है, यानी उसको खा जाता है। ठीक है,
यानी गेंद के माध्यम से, किताबों के माध्यम से कवि यहाँ क्या कहना चाहता है कि आप या हमें किसी को भी इन बच्चों का बचपन छीनने का अधिकार नहीं है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या इनके खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जहाँ से वापस नहीं लाया जा सकता है? हमें तो इन बच्चों को काम से निकालकर कहाँ क्या करना है, इनको खेलने दो, इनको पढ़ने दो, इनको अपनी जीवन का जो बचपन, प्यारा सा बचपन है, वो बचपन इनको जीने दो। क्यों इस तरीके से आप इनका बचपन छीन रहे हो? हमें तो इनको सहज बचपन से, यानी कवि की यहाँ चिंता व्यक्त करने का कारण क्या है? वो बच्चों को उसका बचपन लौटाना चाहता है। क्या किसी भूकंप में ढह गई है मदरसों की इमारत? मदरसा एक प्रकार का शैक्षिक वातावरण होता है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को खिलाया कूदाया जाता है, पढ़ाया जाता है और उनको मनोरंजन खेल खिलाए जाते हैं। तो कवि कह रहा है कि ये काम पे जाने लगे हैं क्या मदरसों की इमारतें? क्या मदरसे सारे किसी भूकंप में ढह गए हैं क्या, जो इनको बाहर जाना पड़ रहा है? ठीक है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? ये काम पे जाने लगे हैं, क्या हो गया है? क्या सारे मैदान भी खत्म हो गए? क्या सारे बगीचे लुट चुके हैं? क्या किसकी मॉल की भेंट चढ़ चुके हैं? या घरों के आंगन खत्म हो गए हैं? क्या अचानक से सब कुछ खत्म हो गया है क्या? क्यों इस तरीके से ये बच्चे काम पे जाने लगे हैं? तो फिर बचा ही क्या? यदि बच्चों का बचपन नहीं बचा इस दुनिया में, यदि बच्चों के खेलने के लिए गेंदें नहीं, पुस्तकें नहीं, खिलौने नहीं, विद्यालय नहीं और मैदान, बगीचे, आंगन ही नहीं रहा, तो दुनिया में बच्चों के खेलने के लिए बचा ही क्या है इस दुनिया में? तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है। अगर बच्चों के खेलने लायक कुछ ही नहीं है तो इस दुनिया का फायदा ही क्या है? ऐसा तो संसार ही बेकार है जिसमें बच्चों को हस्बा मामूल यानी वैसी की वैसी, जैसा दिखता है वह वैसा ही होना चाहिए। भयानक है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता कि दुनिया में कुछ भी नहीं रहा। उससे भी ज़्यादा भयानक है कि यह कि सारी चीज़ें हस्बा मामूल, यानी कवि कहना चाहता है कि यहाँ पे जब सारी स्थिति, सारे वो की वो, कोई कमी नहीं है, तो फिर भी ये बच्चे क्यों इस तरीके से काम पे जाने को मजबूर हैं? ठीक है। यानी सब कुछ वैसा का वैसा है, जैसा था वैसा ही है। ठीक है। जैसा था वैसा होना हस्बा मामूल का अर्थ है। जब सब कुछ है, यहाँ पे गेंद है, पुस्तकें हैं, खेल के मैदान है, इस विद्यालय है, घर के आंगन है, जब सब कुछ जैसे दिखते थे वैसे के वैसे हैं, तो इन बच्चों, ये हजारों सड़कों से गुजरते हुए बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? जब सचमुच में सारे बच्चों की सारी सुविधाएं यदि है तो बच्चे क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि यदि सारी सुविधाएं यदि होती नहीं तो ये बच्चों के लिए तो ये दुनिया बहुत ही भयंकर मुसीबत मानी जाती। और ये दुनिया ही अगर बच्चे नहीं है तो दुनिया के कोई रंग नहीं है, कवि यहाँ पे कहना चाहता है। यानी जो बच्चों का जो बचपना है उसको हमें छीनना नहीं चाहिए। उनसे इतनी बड़ी वो अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि बच्चा हम जैसा चाहे बच्चा वैसा करे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। हम भारतीयों की थोड़ी मानसिकता यही है कि हम बच्चों को सबसे श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। अब उस सबसे श्रेष्ठ देखने के चक्कर में बच्चों के अंदर गुण कौन से हैं वो तो भूल ही जाते हैं। तो कवि यहाँ पे इसकी ओर ही इशारा कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें बच्चों के लिए प्रयास करने चाहिए, उनको खेलने पढ़ने का मौका उनको देना चाहिए। हम बड़े अगर बच्चों की तरह क्या खेल सकते हैं? क्या बच्चों की तरह हम उनकी तरह उछल कूद कर सकते हैं? क्या नहीं। लेकिन जब हम अपने बचपन को फिर से याद करते हैं तब अब एक बार के लिए हम भीतर से रोमांचित हो जाते हैं। तो हमारे सामने हम इन बच्चों का बचपन क्यों छीने? आइए आज थोड़ा प्रयास कीजिए कि इन काम पर जाने वाले बच्चों को भी खेलने और पढ़ने का मौका मिले। हम भी ऐसा कुछ ऐसा ही प्रयास करें। ठीक है।
अब आइए देखिए प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पूछ रहा कवि, कह रहा है कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है आप उसको लिखकर व्यक्त कीजिए। यानी कविता की पहली दोनों पंक्तियां कौन सी हैं कि कोहरे से ढकी सड़क, यानी पहली 2 पंक्तियां हैं तो पढ़ो विचार करो, तो पहले आप पंक्तियों को लिखो और फिर हम जब इसके ऊपर जब विचार करते हैं तो जिस भीषण या कड़ाके की सर्दी में, यानी जब सड़क पर कोहरे की इतनी धुंध छाई हुई है कि काम पर जाने का समय 9 बजे का होता है, जब उस समय तक यदि धुंध और कोहरा छाया हुआ है तो बोलो कितनी भयंकर कड़ाके की ठंड पड़ती होगी। तो जिस समय हमारे बच्चे बाहर ही नहीं निकलते हैं रजाई से और पूरा हम उनको ढक ओढ़ा पहना कर रखते हैं अच्छे से, तो इस खेलने कूदने की उम्र में ये बच्चे कि ऐसी कौन सी मजबूरी है, तो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये जो पेट की भूख है, ये जो पेट की मजबूरी है, ये इन बच्चों से ऐसा काम करवाने को मजबूर करती हैं। कि यहाँ पे ये भी चिंता होती है कि बड़े बड़े जब समारोह होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, ये होते हैं, नेता आते हैं, वो बड़ा रखते तो हैं, पर ये बाल मजदूरी को यानी इस गरीबी को कब मिटाएंगे कि बच्चों को इस अभिशाप से छुटकारा मिल सके। दूसरा देखिए, कवि का मानना है कि बच्चों पर काम पर जाने की भयानक बात को कवि क्या कह रहा है कि विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। कवि ने ऐसा लिखा है कि काम पर क्यों जा रहे बच्चे, कि कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे सामने कोई लेख आया उसको विवरण की तरह लिख दिया गया, तो विवरण की तरह जब लिख दिया गया तो और यदि उसके ऊपर कोई विशेष रूप से कोई प्रकाश नहीं डाला गया तो लोग उसको पढ़कर छोड़ देंगे, उसके ऊपर चिंता व्यक्त नहीं करेंगे। और वहीं यदि उसको सवाल की तरह पूछेंगे तो लोग अपने विचार लिखेंगे और ये सोचने पर वो विवश तो होंगे कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या हम इनके लिए या इनके उद्धार के लिए क्या हम प्रयास नहीं कर सकते हैं क्या। यानी समाज के लोग, यानी जब हम पढ़ेंगे, जब हमारे सामने कोई सवाल रखा जाएगा कि आप इसका उत्तर दीजिए, तो हम सोच के उसका उत्तर देते हैं। जैसे यहाँ कविता दी गई तो कविता को हमने पढ़ लिया, अब यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उस प्रश्न का हम सोच समझकर उत्तर दे रहे हैं। तो यानी विवरण की तरह नहीं लिखकर यदि क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न की तरह पूछेंगे तो जरूर उसके लिए कुछ न कुछ तो क्या निकलेगा, समाधान निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए कवि ने उसे प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिए ऐसा लिखा है। तीसरा देखिए, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। सबसे बड़ा अभिशाप जनसंख्या वृद्धि के कारण, उससे भी बड़ा क्या अभिशाप है, गरीबी। पेट की आग इतनी बड़ी होती है कि मनुष्य से ऊंच नीच से नीच मनुष्य कार्य करने लगता है। इस पेट की आग को शांत करने के लिए ही पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, खेलना पड़ता है, ऊंचे यानी शिकार करना पड़ता है, पता नहीं क्या करना पड़ता है इस पेट की आग को। यानी 2 वक्त ये पेट की आग इतनी तेज, इसकी ज्वाला इतनी तेज होती है कि इसको 2 वक्त इसको बुझाना ही पड़ता है, कहीं 3 वक्त भी बुझाना पड़ता है। तो इस पेट की आग को शांत करने के लिए, यानी गरीबी के कारण बच्चे पेट भर खाना नहीं खा पाते हैं, तो वो उन बच्चों को इन सुविधाओं और मनोरंजन के उपकरण से वंचित होना पड़ता है। यानी उनको अपने काम में अपने माता पिता का हाथ बटाना पड़ता है, उनको कमाना पड़ता है। तो कमाने के लिए वो इनको अनदेखा करते ही करते हैं, यानी इनसे वो वंचित फिर रह ही जाते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं। स्वार्थपरायणता आज के मनुष्य की सबसे बड़ी, यदि हमारे समाज की कोई सबसे बड़ी विसंगति है
तो इसको स्वार्थ परायणता का नाम देंगे। जहाँ व्यक्ति को अपना स्वार्थ दिखता है तो वो तो उसके लिए प्रयास करेगा ना, जहाँ नहीं दिखता है तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, राजनीति को ही देख लीजिए, वोट मांगने आएंगे तो वो कितने बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर उससे मुकर जाते हैं। तो वोट मांगने आएंगे तो वो इन गरीबों का क्या करते हैं, इन बच्चों को काम पर जाते हुए को उनको थोड़े टाइम के लिए पैसे देते थे। अगर इसकी जगह ही यदि वो उनको पढ़ने के लिए कर दिया जाए, यदि सच में वो अपने नेता होने का अधिकार समझे और नेता होने का अगर सच में वो अपना फर्ज निभाए तो शायद बच्चे काम पर जाए ही नहीं। तो ये उदासीनता क्यों है, यानी सब कोई अपने आप अपने अपने में लीन रहता, अपनी दुनिया में ही मस्त रहते हैं और किसी को कोई समस्या नहीं लगती है। जहाँ जब देखो लोग यूँ तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि बच्चों से काम नहीं लेना चाहिए और उन्हीं के घर में बच्चे काम करते हुए दिख जाएंगे, बाल मजदूर के रूप में उनके घर में दिखे जाएंगे। प्रश्न संख्या 5, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? तो हमने हमारे शहर में बच्चों को कहाँ तक, बहुत ज़्यादा बच्चे तो कचरा बीनते हुए नजर आते हैं, कबाड़ खाने में कचरा बीनते हुए देखा है हमने। ठीक है, जैसे कचरा जहाँ पड़ा रहता तो उसमें से प्लास्टिक की बोतलें वो छाट ये बीन बीन कर उनको कबाड़ वाले को बेचते हैं या कबाड़ इकट्ठे करने वाले ठेले पर काम करते हुए देखते हैं। कई जगह हमने चाय की दुकानों पर, होटलों पर क्या टेबल साफ करते हुए या कैटरिंग का काम करते हुए उनको देखा है। और कई कई जगह तो घरों में भी बच्चों से काम करवाया जाता है, तो घरों में, होटल में। ठीक है, ये आप लिख ही सकते हो, यानी आपने बच्चों को काम करते हुए कहाँ कहाँ देखा है तो वो आप लिख ही सकते हो। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखिए, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? क्योंकि यानी धरती के लिए बड़ा हादसा, यानी धरती तो सबको देती है, यानी मनुष्य जीवन के लिए ये जो बाल्यावस्था, बचपन की ये किशोर अवस्था, ये अवस्था क्यों बनाई गई है कि इसमें माता पिता ध्यान रखें, फिर बचपन में वो खेले कूदे, अपना उसको आनंद ले। ठीक है, तो ये आनंद तो उन बच्चों से छीना जा रहा है जो काम पर जा रहे हैं। तो यानी वो अपनी गरीबी और गरीबी की व्यवस्था के चलते वो बच्चे की मजबूरी बन जाती है। तो और ये तो बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, खेलना कूदना, मनोरंजन, पढ़ना लिखना, लेकिन वो इससे क्या होते हैं, वो इससे कई कोसों दूर हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये एक हादसा ही है जिसको मनुष्य, यानी जो बच्चे गरीबी में जन्म लेते हैं ना, तो ये तो उनका जन्मजात उनके लिए तो हादसे के समान ही हुआ। ठीक है, जो उनको बचपन के जैसा कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, यानी गरीबी के कारण वो तो जीवन भर गरीब मजदूर ही रहते हैं, बड़े से छोटे से बड़े। अपन देखने को मिलता है ना अपने को, कहीं आप झुग्गी झोंपड़ियों में जाएंगे तो वहाँ के बच्चों को पलते हुए देखो आप, तो वो तो क्या है, जन्मजात उनके लिए तो एक हादसा ही हुआ ना, कि क्या उनका मन नहीं करता कि वो भी अच्छे कपड़े पहने, खेले कूदे, वहाँ जाए, पढ़े लिखे, उनका भी तो मन करता होगा। तो ये तो क्या है, उनके लिए एक हादसे के समान ही है। ठीक है, अब रचना और अभिव्यक्ति में आपसे प्रश्न पूछा गया कि काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है वो आपको लिखना है। यानी कई बार ऐसा आप उसकी जगह रख के देख लीजिए, यदि आपके घर में कोई काम करने आता है और उसकी जगह आपको काम करना पड़े, मतलब ये देख लो कि कोई बड़ा आता है उसकी जगह आपको काम सारा करना पड़ेगा, तो आप किस तरीके से अपना काम करेंगे, करना पड़ा होगा, उसको आपको लिखना है। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हमें सारा काम करना पड़ता है, तो वो काम करते हुए आप किस प्रकार का अनुभव करते हैं उसको लिखना है। ठीक है, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो यहाँ आपके पार्ट पूरा होता है। फिर भी यदि कहीं समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ आपके ये जो काव्य खंड का अंतिम अध्याय पूरा होता है। कल से हम अपना गद्य भाग शुरू करेंगे। ठीक है, सिलेबस मैंने दे दिया है, सिलेबस में आप अच्छे से देख लीजिए। यानी जो संशोधित पाठ्यक्रम मैंने 9 to 12 एक साथ दिया है, 9 to 12।
एक साथ दिया है तो वहाँ सबसे पहले 9th का ही दिया हुआ है, तो आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे एक बार वहाँ अच्छे से देख लीजिए, किस तरीके से आएंगे वो भी दिया हुआ है, कितने मार्क्स का कौन सा प्रश्न किस तरीके से आएगा आपके, सारा दिया हुआ है। तो एक बार आप उस वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए, साथ में बने रहने के लिए, लाइक कमेंट शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।